तो हम आज बात कर रहे हैं अपने एक कंट्री जिसका नाम है इजराइल, और इसके बारे में बात करने के पीछे रीज़न ये भी है कि एक छोटा सा कंट्री जो बहुत नया नया बना है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, भारत की, तो काफ़ी हज़ारों साल से हमारा कल्चर रहा और हम यहीं रह रहे हैं। इजराइल का ऐसा कुछ नहीं है। अगर इजराइल आपको समझना है तो आपको इजराइल के लिए एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन। वर्ड सुना है किसी ने ये इससे पहले? अब्राहमिक रिलीजन के पीछे कहानी जाती है। अब्राहमिक रिलीजन बात करें तो तकरीबन आज से 3,500 साल के आसपास, है ना, अब्राहम नाम के बंदे हैं। इन्हीं के ही आगे वंशज में रहे आइजैक। आइजैक के आगे वंशज में कौन रहे? जूडा। जूडा से बना जूडाइज्म। और जूडाइज्म जो देखा जाए तो आज जो ज्यूज बोलते हैं ना हम लोग, वो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कौन है? जूडाज हैं, जूडाइज्म। उन्हीं में से निकलते हैं कौन? जीसस क्राइस्ट। जूडा की ही आगे डिसेंड कौन है? जीसस क्राइस्ट है। और उनसे एक रिलीजन बना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। और मेरे ख्याल से आप क्लास में पढ़ चुके हैं रोमन कैथलिक्स क्या होते हैं, फिर प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, ये सब एक ही सेक्ट के पार्ट हैं। और यहीं पे अब्राहमिक की फैमिली में दूसरे कौन है? इस्माइल। इस्माइल की फैमिली में कौन आ रहा है? आगे मोहम्मद आ रहे हैं, मोहम्मद से बाद में इस्लाम आ रहा है। ये वर्ड वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो 3 रिलीजन कौन से? इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों एक ही जनरेशन से निकलते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अब्राहमिक रिलीजन। मैं क्लियर हूँ इसके लिए? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अब्राहमिक रिलीजन बहुत बार आप सुनेंगे बाहर कि ये पर्टिकुलर जो किताब है ये अब्राहमिक रिलीजन को बताती है। ये मोस्टली मोनोथिज्म को मानते हैं। जब जुडाइज्म चालू हुआ था तब मोनोथिज्म नहीं था, तब पोलोथिज्म था। क्या मीनिंग होता दोनों का? पोलोथिज्म मतलब एक से ज़्यादा भगवान को मानना। मोनोथिज्म मतलब क्या हो गया है? एक भगवान को मानना। अब हुआ ऐसा कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के लिए एक पर्टिकुलर सिटी जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जेरूसलम, जो आज इजराइल की कैपिटल है। ये मेन सिटी जो है तीनों की तीनों रिलीजन के लिए मेन सेंटर रही है, क्योंकि जो भी रिलीजन का स्टार्ट हुआ है सेक्रेड सिटी तो वही है। इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। 11वीं सेंचुरी में अगर आप बात करो, चार्ल्स मैग्ने की वॉर रही है जिसको हम लोग धर्म युद्ध बोला गया है, रिलीजियस वॉर थी। ओके, उससे पहले बहुत बार अगर आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट देखें, 3rd सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में जेरूसलम के लिए वॉर होती रही है। इस पर कई बार इस्लामिक जो राजा रहे उन्होंने अटैक किया, कई बार जो क्रिश्चियन राजा रहे उन्होंने अटैक किया। जेरूसलम पे ज़्यादा करके इस्लामिक रूल ज़्यादा रहा है, मतलब उनका जो कंट्रोल था उनका ज़्यादा रहा है। ओके, क्रिश्चियंस यूरोप चले गए, ये आ गया मिडिल ईस्ट के आसपास का पार्ट। अब ज्यूज़ का प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये ज्यूज़ कम्युनिटी है जो हम इजराइल कंट्री बना जिनके हाथ से, इनका क्या रहा? जिसे इन्होंने पहले अपना धर्म बनाया तकरीबन 3,500 साल पहले, और इन्होंने कुछ समय के बाद में एक टेंपल बनाया जिसको फर्स्ट टेंपल कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न अलग है। उसके बाद में बेबीलोनियन फैमिलीज आई, फिर रोमन्स आए, तो उन्होंने टेंपल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में कुछ सालों बाद में उन्होंने फिर से एक बार टेंपल बनाया, उसको बोला गया सेकेंड टेंपल। फिर से टेंपल टूटा। आज टेंपल नहीं है, एक वॉल है सिर्फ। जेरूसलम में एक वॉल है, वो उस टेंपल की वॉल है। तो ऐसे वो लोग अपने उस पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, उस वॉल को आज भी उतनी वैल्यू है जितनी टेंपल को होती है। सिर्फ वॉल है, पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखें सिर्फ एक वॉल मिलेगी आपको, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब हुआ ऐसा कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर लास्ट 2 और 3,000 ईयर्स ज्यूज़ को अपना एरिया छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा है। सपोज हम लोग यहाँ रहते हैं और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बार बार अगर परेशान किया जा रहा है तो बाय अदर रीजंस दे हैव टू मूव टू अदर सिटीज़। ऐसे जो ज्यूज़ थे वो दुनिया के अलग अलग कोने में चले गए। इंडिया और इजराइल की अच्छी दोस्ती होने के पीछे रीज़न भी ये है कि ये जो ज्यूज़ हैं दुनिया के हर कोने में गए, हर एरिया में इनको सताया गया। इंडिया ऐसा अकेला कंट्री था क्योंकि हमारे यहाँ पे इनटॉलरेंस या टॉलरेंस ज़्यादा है हमारे यहाँ। आजकल चल रहा है ना, इनटॉलरेंट है इंडिया, बड़ा असहिष्णु है, ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है कि हमें सहन करने की शक्ति नहीं है। इंडिया में जितने धर्म रहते हैं इतने पूरी दुनिया में किसी कंट्री में नहीं, ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं हम इनटॉलरेंट है। तो यहाँ पर जब ज्यूज़ आए तो ज्यूज़ के साथ में कोई भी बुरा बर्ताव नहीं हुआ, और इसीलिए इस चीज़ को आज भी इजराइल बहुत ज़्यादा मानता है। ओके, अब जो अलग अलग कंट्रीज चले गए हैं, ओटोमन एम्पायर ख़त्म होता है अराउंड 19, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना 1914 to 1920 के बीच में, ओटोमन एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है। हमको ऑलरेडी पता है बाल्कन एरिया बन के निकल गया था, है ना। ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1831 में, 32 में। ये सारी जो चीज़ें हैं जब ये देखी गई तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर कौन थे, ज्यूज़ लोग थे, वो धीरे धीरे कहाँ आने लग जाते हैं? पहले आज का जो पैलेस्तीन है या फिर अपना एक कंट्री इजराइल बनाने के पीछे। अब इसके पीछे कहानी अलग है, क्यों आते हैं, क्या आते हैं। इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। थियोडोर हेर्ज़ल नाम का बंदा है, इसने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? द जेविश स्टेट। ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली देखा है इसका नाम क्या है? डायर्स जुडानसाट, ये ज्यूज लैंग्वेज में।
जो हिब्रू बोलते हैं हम लोग, उस लैंग्वेज में है। और इसी बंदे ने एक मूवमेंट चालू की, जैसे हम लोग बहुत सारे मूवमेंट्स देख चुके हैं, शायद रशियन रिवोल्यूशन की मूवमेंट देखा होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन की मूवमेंट देखी होगी, वैसे जियोनिज्म एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्या कहती है कि पूरी दुनिया भर में जो ज्यूज़ बिखरे पड़े हैं उनकी खुद की एक लैंड होनी चाहिए। और लैंड कहाँ होगी? जहाँ से पहले 5000 साल पहले, 3000 साल पहले जहाँ से उनका धर्म शुरू हुआ है, जेरूसलम, वहाँ से शुरू होगी। और इस मूवमेंट के लिए इन्होंने एक बार स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग बुलाई और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दुनिया भर में जो ज्यूज़ थे उनको पैसा इकट्ठा किया और कुछ लोगों को धीरे धीरे कहाँ भेजना शुरू कर दिया? पैलेस्तीन भेजना शुरू कर दिया। और वहाँ पैलेस्तीन में लोग क्या कर रहे हैं? प्लॉट्स ले रहे हैं, खेती ले रहे हैं और अपना धीरे धीरे कारोबार बढ़ा रहे हैं। और 1917 तक जो पूरी पैलेस्तीन है उसकी तकरीबन 6% पॉपुलेशन कौन है? ज्यूज़ हैं। 1917 में मैं आज इसलिए आ रहा हूँ, आएगा टॉपिक हमारा वही रहने वाला है। एक अलिया नाम का वर्ड है हिब्रू में, ज्यूज़ लोग अलिया बोलते हैं। अलिया मतलब क्या होता है? असेंबल एट वन प्लेस, है ना, फॉर देयर कंट्री। तो अलिया जो पहला अलिया हुआ वो कब हुआ है? 1882 से लेके 1903 तक हुआ। जितने भी ज्यूज़ थे दुनिया भर में वो स्लोली शिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर? आज का जो इजराइल है वहाँ पर। और इसमें कितने लोग ज्यूज़ चले गए हैं? अराउंड 35,000 लोग ज्यूज़ कहाँ पहुँच गए हैं? आज का जो इजराइल है वहाँ पहुँच गए हैं। सेकेंड एलिया कब हुआ है? 1904 से 1914 तक। इसमें अराउंड 40,000 ज्यूज़ पहुँच गए कहाँ पर? इजराइल, जो आज का इजराइल है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मतलब दुनिया भर से काफ़ी सारे लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? धीरे धीरे इजराइल में एंट्री कर रहे हैं। इसको अपोज किया गया। अब आप बोलेंगे सर इतने जब लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पैलेस्तीन अपोज करेगा। अब यहाँ कहानी दूसरी शुरू होती है। हुआ ऐसा कि 1914 में ब्रिटेन को चाहिए था पैसा, वॉर लड़नी है ना भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पैसा कौन दे रहा है? ज्यूज़। और शायद मैं पहले बात कर चुका हूँ, ज्यूज़ वो कम्युनिटी जिसका पैसा बहुत है, क्योंकि शुरू से ये लोग बिजनेसमैन रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया में, हमारे पास कुछ कम्युनिटीज़ है जिनके पास बहुत पैसा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं जैसे मारवाड़ीज़ हैं, सिंधीज़ हैं, है ना, पारसीज़ हैं, कुछ पंजाबी फैमिलीज़ हैं जो बिज़नेस फैमिलीज़ में ही हैं। तो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास पैसा बहुत है। और पैसा होने की वजह से क्या हो रहा है? ये लोग वॉर में पैसा लगा रहे हैं, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन क्या बोला है? हम सपोर्ट करेंगे, हमारी कंडीशन क्या है? वी नीड अ कंट्री, और हमारी खुद की कंट्री चाहिए, और हम लोग कर देंगे। इसीलिए 1917 में क्या हुआ? एक बंदे हैं हमारे पास में, ऑर्थर, ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं। बेल्फोर ने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट निकाला और 1917 को पैलेस्तीन पे अटैक कर दिया और पैलेस्तीन पूरा का पूरा ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे कि शायद हमारा हिंदुस्तान, इंडिया किसके कब्जे में था? ब्रिटिश 1947 तक था अप्रॉक्स, मोस्टली पूरा इंडिया उनके पास था। पैलेस्तीन ले लेते हैं, आपको दिख रहा होगा प्री ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्तीन। 1917 में ये मैंडेट साइन होता है और ये पैलेस्तीन है। और इसमें जो आपको एक डॉट दिख रहे हैं ना, जाफा, हाइफा, जेरूसलम, इसमें 6% जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये अप्रॉक्स 6% कौन है वहाँ पर? ज्यूज़ है। ग्रीन कलर, एक कलर देखिए क्योंकि आगे बहुत सारा चेंज होने वाला है। ग्रीन कलर क्या है? पैलेस्तीन है। ये मैंडेट में 31 अक्टूबर 1917 को ब्रिटिश फोर्सेस ने पैलेस्तीन को कॉन्कर कर लिया है। और अब उनकी पावर चलती है तो उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे ज्यूज़ को यहाँ पुश करना शुरू कर दिया। और जितने लोग पुश हो रहे हैं उतना ज़्यादा पैसा किसको मिल रहा है? ब्रिटिश को मिल रहा है टू रन अ वॉर। है मैं क्लियर? जहाँ क्वेश्चन बीच में वो पूछते रहिएगा। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि बल्फोर डिक्लेरेशन था 1917 का, और नंबर 2 हम क्या देख रहे हैं? जियोनिज्म, राइट। ये दो ने बहुत पुश किया इन चीज़ों को, डिक्लेरेशन और जियोनिज्म। ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रही है एक चीज़ स्टार्ट करने के लिए कि हाँ भाई दुनिया भर से ज्यूज़ कहाँ चले जाओ, आज का जो इजराइल है वहाँ जाके सेटल हो जाओ। इसके बाद क्या होता है वो देख लें। अब ये कहानी यहाँ तगड़ी बनती है। 1917 से लेके अराउंड 1946 तक पैलेस्तीन पे डायरेक्टली कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का था। अब 1945 में वॉर खत्म हुआ, 46 में यूएन कंट्रोल ले लिया है और इमेंसिपेशन नाम का एक वर्ड शुरू किया। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है कि आपकी जो कॉलोनीज उनको खाली करो। इंडिया को आज़ादी भी ऐसी मिली है, अफ्रीकन बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनको भी आज़ादी ऐसी मिली है। दैट वाज इमेंसिपेशन। क्यों, क्या हुआ? इमेंसिपेशन क्यों हुआ था बताइए ज़रा। उस समय के दो सुपर पावर रशिया और अमेरिका दोनों की कॉलोनीज नहीं थी। उनको लगा साला हमारे पास कॉलोनी नहीं है, ये सब लोग छुटपुटिया लेके बैठे हैं कॉलोनी, तो इनको क्या करो कॉलोनी खाली कराओ, नहीं तो इनके पास पैसा बहुत आ जाएगा, ये हमसे अमीर हो जाएंगे। तो उन्होंने डिक्लेयर करा दिया यूएन चार्टर में कि भाई जितने भी कंट्रीज़ ने दूसरे कंट्रीज़ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल कर रखा वो अपनी अपनी जगह खाली कर दो। और इसी चीज़ की वजह से 1946 में कौन आज़ाद हो जाता है? पैलेस्तीन। लेकिन ये जो ऑरेंज डॉट दिख रही है ना, ये कौन है पता है?
ये इजरायली ज्यूज़ हैं। अब फ़र्क देखिएगा, 47 में यूएन डिक्लेयर करता है कि इजराइल इज़ अ सेपरेट कंट्री, और उसमें पावर किस चलती है, वीटो पावर ब्रिटेन की चलती है। तो ब्रिटेन ने, ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको कितना सारा है, ये पूरा किसको दे दिया, इजराइल हो गया। अब 47 में जैसे ही बनता है इजराइल, तो जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है, जितने भी अदर अरब कंट्रीज़ हैं, बड़े गुस्से हो जाते हैं कि भाई इतना सारा एरिया छीन के कोई दे दे, बुरा मानेंगे। उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। इजराइल 1920 से लेके 50s तक अपनी आर्मी इतनी स्ट्रांग कर ली उस बंदे ने कि जब वॉर हुई तो और उल्टा हुआ, इनको और एरिया छोड़ना पड़ा। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ ये ऑरेंज कलर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और छोटा हो गया। कौन, पैलेस्तीन। और वॉर हुई, आज 2016 में आप देखो जो यहाँ ऑरेंज डॉट्स थे आज वो ग्रीन डॉट्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट का कोना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बैंक, जिसपे अभी हमास ने अटैक किया था ना, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बैंक। और ये यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। ये गाज़ा एक अलग एरिया हो गया और हमारा वेस्ट बैंक अलग चीज़ हो गया। ये दो पे ही ज़्यादा करके मोसाद या फिर उनका जो इंटेलिजेंस काम करता है। ये इस बार थोड़ा सा मोसाद थोड़ा ढीला पड़ गया, उसको लगा हमें थोड़ा यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ नहीं देना चाहिए, और वही अटैक हो गया जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, पूछते रहिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो है ना क्रोनोलॉजिकली हुई है। आफ्टर 1900 हमने देखा 1920 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद में स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म हुआ 1948 में। 6 डे वॉर, बड़ी प्यारी चीज़ है, पढ़िएगा इसके बारे में। 1967 में 6 दिन की वॉर हुई। इजराइल ने खुद की पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कि मैं वॉर करने वाला हूँ। इसको जून वॉर भी कहा जाता है। जून के महीने में उसने वॉर कर दी। 6 दिन के अंदर बहुत सारा एरिया फिर से अपने कब्जे में कर लिया। हमने मैप भी देखा था थोड़ी देर पहले, फिर से देखेंगे, याद रख लीजिएगा। फिर किपुर वॉर हुआ, इंटीफेडा। अभी देखो ये इंटीफेडा 2 बार हुआ है। यहाँ पे देखो 90s का जो दौर था 93, इसमें आप देखेंगे एक बंदे का नाम याद रखेगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ अभी, यासिर अराफात। यासिर अराफात नाम का बंदा है, उसके बारे में पढ़िएगा। बहुत पुराने बंदे रहे हैं और काफ़ी समय तक इजराइल और ना यासिर अराफात दैट इज़ पैलेस्तीन के बीच में बहुत दिनों तक शांति रही। इनकी वजह से छिटपुट झगड़ने पर बड़ी लड़ाई नहीं हुई। और आज आप देख सकते हो कि आज हमारे पास में एक पैलेस्तीन प्रपोजल है जो दोनों में शांति रखता है। लेकिन कुछ रेडिकल ग्रुप हैं। अब पैलेस्तीन ऑब्वियस है, उसको खुशी नहीं है कि मेरा इतना बड़ा एरिया किसका चला गया, कोई भी खुश नहीं होगा, शायद आप भी नहीं होंगे। अब दोनों के पास में अपने अपने टर्म्स हैं। इजराइल बोलता है कि मेरा एरिया था, हज़ारों साल पहले मैं लूँगा। पैलेस्तीन बोलता है मेरा था, आपने ले लिया। बात समझ में आ रही है? बस वॉर का लफड़ा यही है। और प्रॉब्लम पता है क्या सबसे बड़ी, लोग बहुत सारे सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत डिक्लेयर करता हूँ इसका सोल्यूशन ही नहीं है। ये वॉर चलती ही रहेगी। या तो एक बंदा अपना ईमान धर्म छोड़ दे कि ठीक है भाई मेरी जगह थी, हो सकता है ना, आप किसी ने 100 रुपये ले लिया, बोल छोड़ यार। पैलेस्तीन ने कर दे कि हाँ चल मेरा एरिया था, छोड़ दिया मैंने, तो अलग बात है। लेकिन दुनिया भर में जो उसकी थू होगी वो अलग बात है, ओके। और इजराइल कह दे कि चलो मैं एरिया छोड़ता हूँ, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास दूसरा कंट्री नहीं है, ओके। आपने कहानी सुनी होगी ना, हिरन इसलिए दौड़ता है कि उसके पीछे शेर दौड़ रहा है, तो उसको लगता है मैं रुक गया तो शेर खा जाएगा, और शेर को लगता है अगर मैं रुक गया तो आज मैं भूखा मर जाऊंगा। तो दोनों भाग रहे हैं। तो इसलिए पैलेस्तीनी भाग रहा है, इजरायली भाग रहा है, दोनों की वॉर चलती रहेगी, कोई सोल्यूशन नहीं इस चीज़ का। ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बिफोर 1946 जो ब्रिटेन मैंडेट के हिसाब से पूरा एरिया था। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो जो क्रीमिश कलर है ये इजराइल को दे दिया गया। फिर वॉर में इजराइल ने सभी कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। करते करते आज जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं ये पैलेस्तीन है, ऑरेंज जो है ये गाज़ा है, और ये जो बाकी क्रीमिश कलर है ये इजराइल है। ये सब वॉर के बाद में हुआ है। और इजराइल बहुत स्ट्रांग निकला है। अगर आप देखें दुनिया भर में बहुत छोटा कंट्री है, वहाँ पे आप देख लो कि वहाँ पे दूध कितना, उस कंट्री में देखो आप, बहुत छोटा कंट्री है लेकिन सेकंड या थर्ड रैंक पे आता है दुनिया भर में मिल्क प्रोडक्शन में। वीट प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रैंक उसका आता है। वहाँ पर कुछ इतने बढ़िया रूल्स हैं, जैसे मैं ब्लड डोनेशन की अगर बात करूँ तो फिक्स है कि भाई आपके जो मेडिकल डेटा उनके पास है तो सीधा रहेगा कि भाई 6 महीने बाद आपको ब्लड डोनेट करने आना है, तो आपकी फिक्स ब्लड बैंक में एक अपॉइंटमेंट रहेगी, आप जाएंगे अपना ब्लड डोनेट करके आएंगे। अच्छा, लोग आगे पीछे भी नहीं होते हैं, उनमें नेशनलिज्म भी कूट के भरी है, उसके पीछे रीज़न भी अलग है। वहाँ पर आपकी सिटीजनशिप लेने के लिए या फिर आपको एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए 3 साल की जो आर्मी लाइफ है, या हम लोग कहेंगे कि ना ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है, वो डिग्री का पार्ट है आपका। तो जब वहाँ जाते हैं, फर्स्ट फोर्सेस है जहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है आर्मी में। अगर आप कभी गूगल पे सर्च कीजिए आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। मोसाद जो उनका इंटेलिजेंस है उसमें वुमेन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ओके। उसमें नंबर आगे है। मैंने पहले बात की हाइड्रोफोबिक प्लांटेशंस में 1 एकड़ में 15 एकड़ का काम करना ज़मीन पे,
बहुत अच्छी इन्वेंशन है उनकी। 1999 में इंडिया का जो कारगिल वॉर रहा है, जो इंडिया जीता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इजराइल का। हमारी मशीन थोड़ी ख़राब थी उस समय पे, हमको हेल्प की इजराइल ने, बिना कहीं हेल्प की, क्योंकि वो सच में हमको बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। और इसीलिए कभी भी आप देखो, अभी भी जो चल रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्री जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ खड़ा है। ठीक है, ये कंट्री है, देख लो, आपको मेरे ख्याल से इमेज दिख रहा होगा। ये इजराइल है ऑरेंज कलर में, और ये जो लाइन्स दिख रही है गाजा, एंड दिस इज वेस्ट बैंक। बस ये वेस्ट बैंक पे ही जो धमाका हुआ है और जिसमें कुछ है ना लोग मरे, सैकड़ों लोग मरे हैं, वो इसी एरिया में हुए हैं। क्वेश्चन है, पूछिए, बोलने के लिए बहुत है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री में आप देख लो इजराइल 8 पे आता है। कंट्री इतना छोटा है, आपका हरियाणा स्टेट कितना छोटा है, साइज में उतना सा है, लेकिन 8 पावरफुल में आता है, जहाँ इंडिया 15 पे आ रहा है। पावरफुलनेस देख सकते हो आप इजराइल की। छोटा मोटा कंट्री समझिएगा मत। रिवीजन दे दो फटाफट, जो हमने पढ़ा भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अर्ली 80s में एंटीसेमिटिज्म स्टार्ट हुआ। एंटीसेमिटिज्म क्या होता है? जो ज्यूज लोग हैं उनके खिलाफ हेटेड पैदा होना। इसके पीछे रीजन क्या था? क्रिश्चियन से मानते हैं कि ज्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग, वो जो लगाया था ना क्रॉस पे, उसको लटकाने के पीछे रीजन किसका, कौन थे उसके पीछे? ज्यूज थे, ऐसा उनका कहना है। ओके, वो अलग बात है कि जो हमारे पास में जीसस क्राइस्ट रहे हैं वो भी किसकी फैमिली से हैं? ज्यूज की फैमिली से, कोई अलग बंदे तो है नहीं। तो एंटीसेमिटिज्म बहुत बढ़ रहा था यूरोप में, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे। ज्यूज लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम थी। 1897 में ओके हमारे पास में जियोनिज्म मूवमेंट चालू होती है, और इससे दुनिया भर के जो लोग हैं वो इमिग्रेट करना शुरू करते हैं। आज का जो इजराइल है वहाँ पर 1917 में बल्फोर डॉक्यूमेंटेशन आता है, और उसके बाद इजराइल को फॉर्म करने की प्रक्रिया चालू होती है। 2247 ब्रिटिश मैंडेट होता है, और बहुत सारे इजरायलीज है ना इजराइल में आके बसना शुरू कर देते हैं। 39 में नाजी हॉलोकॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हॉलोकॉस्ट जो है ये 1939 to 46 ये दौर में तकरीबन 60 लाख 60 लाख ज्यूज़ को मारा गया था। कितने लोग उस समय, उनको मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ा, ऐसा नहीं कि सभी को शिफ्ट होना था, बट वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आज का जो इजराइल है वहाँ पर, आज की इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 93 लाख के आसपास है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। कितनी है? आप जिस सिटी में रहते हो उसकी पॉपुलेशन 12 लाख है। आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। लेकिन हाँ, आर्मी में उतने ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है आर्मी की, स्टैंडिंग आर्मी 3 लाख की है, टोटल आर्मी 11 लाख की है। पॉपुलेशन बड़ी है उनकी, पॉपुलेशन छोटी है, आर्मी बड़ी है। 47-48 में यूएन क्या करता है, इजराइल नाम का कंट्री बना देता है, और 48 के बाद में इजराइल और जो अरब कंट्रीज है उनके बीच में वॉर शुरू हो जाती है, जो आज भी चल रही है। क्वेश्चन, ब्रिटेन पावरफुल ज़्यादा है पैलेस्टीन के कंपेरेटिव, क्यों? क्या हो गया? जब इन्होंने माना, क्यों मानने के पीछे भी रीज़न बताया तो हम, पैलेस्टीन कुछ सालों तक क्यों दबा रहा? 47 में जैसे ही वो अरब कंट्रीज क्यों दब गए? क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल में 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, और सबने देखा था कि कितना पावरफुल है अमेरिका, और अमेरिका इज़ वेरी नियर टू ब्रिटेन। ब्रिटेन और अमेरिका की बहुत अच्छी बनती, दोनों भाई बहन माने जाते हैं। अमेरिका इज़ ब्रदर, ब्रिटेन इज सिस्टर। जो अमेरिका बोलता है ब्रिटेन फॉलो कर लेता है। 2003 से 2007 के बीच में इराक और ईरान का जो इन्वेजन हुआ था, सारे कंट्रीज ने अपोज किया। किसने सपोर्ट किया उनको? ब्रिटेन हमेशा साथ में खड़ा था, कभी अपोज नहीं करता है ब्रिटेन। तो यहाँ जब लोगों ने देखा कि ब्रिटेन के पीछे कौन, अमेरिका है, तो दे सपोर्टेड इट। और यूएन में हुआ ही है ना, यूएन ने कंट्री क्यों बना दिया? और चलो कंट्री बना भी देते, इतना बड़ा एरिया देते पैलेस्टीन का, वो बहुत बड़ा गलत। छोटा एरिया देते, एक छोटी कंट्री बन जाती है ना। हमास एक रेडिकल ग्रुप है, हमास को पैसा मिलता है जो आज का ईरान है वहाँ से, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है जो चाहते हैं कि इजराइल वहाँ सेटल ना हो पाए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी आपने देखा होगा कि हफ्ते भर पहले कुछ ऐसे जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं जहाँ चाइना का प्रोपोगंडा इंडिया में चला रहे थे। वो लोग चाइना से पूछते थे कि हम क्या क्या लिखें। ड्यूरिंग कोरोना वो लिखते थे चाइना तो आप फालतू नाम खराब कर रहे हो, इसके पीछे इंडिया का वायरस। हम जानते हैं कोरोना वायरस इज लाइक चाइनीज वायरस, वो इंडियन वायरस लिखते थे वहाँ पर। ऐसे जर्नलिस्ट इंडिया में थे। तो वैसा ही सेम कहाँ पर, खुद वॉर के लिए ईरान या ऐसे कंट्रीज जो अरब कंट्रीज जो सामने नहीं आते हैं, वो कुछ ग्रुप्स को क्या करते हैं, पैसा देते हैं, और वो लोग वो चीज़ों को अटैक करते हैं। तो जब भी कोई कंट्री में इंस्टेबिलिटी चाहिए, कुछ 20 लोगों को पकड़ो और वहाँ पे भेज दो, वो अटैक करेंगे। वो 20 लोग आते हैं इसलिए मरने के लिए। इंडिया में कसाब आया था, क्या जीने के लिए आया था? वो तो खुला बोलता है मरने के लिए आया था। उनके माँ बाप को मिल गए पैसे, वो यहाँ मरने आए थे। वैसे इन लोगों को क्या है, जिन्होंने स्टार्ट की ना, जिन्होंने इजराइल पे अटैक किया था हफ्ते भर पहले, वो आज जिंदा थोड़ी है, वो तो मर गए, वो आए इसीलिए थे। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कुछ 20 लोगों को उल्लू बना के। तो रेडिकल कर देते। रेडिकलाइज क्या होता है?
हुआ ना, ISIS नाम का ग्रुप देखा होगा आपने, वो क्या कर रहा था, रेडिकल करता था। इंडिया से काफ़ी लोग गए, 150 से ज़्यादा इंडियन लोग वहाँ गए हैं IIS में एडमिट होने के लिए, और वहाँ गए हैं, लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है। उसके लिए अभी मूवी बनी थी ना, केरला स्टोरी। वही तो चीज़ें हैं सब। रेडिकलाइज क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका दिमाग चेंज कर दिया जाता है।